अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। सुबह बखैर आप लोगों को। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? कैसे चल रहे हैं दिन? आई होप हर बंदा जो है वो समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहा है, और समर वेकेशन स्पेशली प्लान की जाती हैं। हम समर वेकेशंस में इसलिए भी ज़्यादा प्लान करते हैं क्योंकि हमारे जो बाहर मुकीम रिश्तेदार हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे ब्लड रिलेशन हैं, वो गर्मियों में वापस वतन आते हैं और हम छोटे छोटे इवेंट्स प्लान करते हैं। अच्छा, मुझे याद है कि समर वेकेशंस में हमेशा से ही मैं अपनी बर्थडे प्लान करती थी। वो इसलिए प्लान करती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि सब हम लोग इकट्ठे होएं और सेलिब्रेट करें। और बचपन की जो एक बर्थडे होती है ना, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंस रखती है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता था कि अम्मी अब्बू मना कर देते थे कि इस बार बर्थडे नहीं करनी, मगर मैं खुद ही जाके कार्ड्स अपनी फ्रेंड्स को दे के और फ़ोन कर करके उनको इनवाइट कर लेती थी कि मेरी बर्थडे प्लीज़ आ जाओ। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो हमारी एक मेमोरी का हिस्सा होती हैं और उस मेमोरी को हम भूल नहीं सकते। और बर्थडे ऐसी चीज़ होती है जो कि आपका दिल चाहता है मनाएं, क्योंकि बर्थडेज़ में आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, आपको इंपॉर्टेंस मिलती है। और फिर ये भी होता है कि रजिस्टर हो जाते हो कि भाई आज तो बर्थडे, और आज अपने क्या कपड़े पहनने क्या नहीं पहनने। और छोटी आज दिल किया मैं आज आपसे अपनी याद शेयर करूं कि मेरी जो बर्थडे होती थी वो समर वेकेशंस में होती थी। और बर्थडे के ऊपर हम बहुत वो कहते हैं ना कि पहले इतने इवेंट्स नहीं होते थे, इतने ओकेजन्स को हम सेलिब्रेशंस नहीं उस तरह करते थे जिस तरह के अब करते हैं, मगर एक बर्थडे ऐसी होती थी कि दिल चाहता था कि अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करें। और छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो आपके बचपन की याद होती हैं, बचपन का हिस्सा होती हैं, वो नहीं भुलाई जा सकती, ना भूली जा सकती हैं। जो आप बाद में एल्बम खोल के अपनी पिक्चर्स देखते हो तो आपको हंसी आ रही होती है, हाय मैं ऐसी लगती थी या मैं ऐसी लगती थी। अच्छा, वक्त गुजरने के साथ साथ आपके अंदर एक चेंज आ जाता है। समटाइम्स बहुत पॉजिटिव चेंज होता है, समटाइम्स बहुत नेगेटिव चेंज होता है। जैसे समटाइम्स ख़वातीन ये सोच रही होंगी कि हम पहले बहुत पतले थे, अब हमें मोटी हो गई हूँ, तो बहना बात करिए कि भाई बहुत पॉजिटिव चेंज है। मगर समटाइम ऐसे होता है कि हम बहुत हेल्दी होते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग अपना वेट कम करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, ग्रूम करते हैं, एक्सपोजर आता है। जब एक्सपोजर आता है तो अपने में एक पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा होता है। एक्सपोजर किसी भी चीज़ का भी हो सकता है। तो बचपन की याद से जुड़ी सोचा कि आपके साथ एक शेयर करूं और बताऊं कि हर इंसान की अपनी अपनी एक याद होती है जो कि कभी नहीं भूल सकता। और यादों का कलेक्शन जो होती है वो एक एल्बम होती है, मेमोरीज़ होती हैं जिसको हम रिकलेक्ट करते हैं, और फिर हम अपने स्टोर्स में जाके उन मेमोरीज़ को निकालते हैं और अपने बच्चों को दिखाते हैं, भाई मैं ऐसी थी, ये ना समझो कि मुझे नहीं पता, या ये ना समझो कि मुझे कुछ नहीं आता, या मैंने अपने बचपन में कुछ नहीं किया हुआ। हर इंसान अपने बचपन को उसी तरीके से कमेमोरेट करता है, उसी तरीके से सेलिब्रेट करता है। जितने वसाइल होते हैं, जितना इंसान का एक्सपोजर होता है, वक्त बदलने के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं, मगर जो फेस्टिविटी होती है, जो मज़ा होता है, जो अंदाज़ होता है, वो बदलता है। मगर जो आपका एक कहते हैं ना कि अंदर से एक फीलिंग होती है, एक जो एंटरटेनमेंट होती है, वो हमेशा से वही रहती है। तो मैं रुख करूँगी ज़ूफ़िशा का, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया हुआ है। ज़ूफ़िशा, थोड़ी सी अपनी बचपन की याद बताएं कि बचपन में आप क्या खाती थी, आप क्या पकाती थी, आपको किचन का शौक़ था जाने का? बहुत ज़्यादा शौक़ था किचन का, और बचपन बड़ा मज़े का गुजरा हुआ है। मैं एक ऐसा बच्चा था जो एक शरारती बच्चा नहीं था, मैं बैठ के बातें करने वाला बच्चा था। तो लेकिन मेरा बचपन ऐसे गुजरा हुआ है कि मैं एक दफ़ा ना छत से गिर गई, छत से मैं गिर गई। तो मेरा ये होता था कि मुझे छत से गिरी हूँ और मुझे हुआ कुछ नहीं है, और मेरी अम्मा को लगा कि ये फौत हो चुकी है। अच्छा। हाँ, कि वो मुझे उठा के डॉक्टर के पास ले गई। खैर मैं 2-3 घंटे में वापस आ गई। तो अब घर वालों को ये था कि इसको ना फोबिया हो जाएगा छत का, अब ये दोबारा छत की तरफ रुख नहीं करेगी। और मैं ठीक 2-3 घंटे के बाद दोबारा छत पे थी। तो इसी तरह के ये होते रहते थे। और लेकिन मेरा ये होता था कि मैं बाकी अपने बहन भाइयों की सपोर्ट होती थी कि अगर किसी ने किसी को कुछ कहा है ना, तो वो खुद नहीं कहते, वो कहते थे बुलाएं हम ज़ूफ़िशा को, वो करेगी आपके इलाज। तो इस तरह का बचपन गुजरा हुआ है। आपका बचपन थोड़ा एंटरटेनिंग था, और हाँ, ऐसी यादें कि आप डिस्क्राइब कर सकती है अपनी बिल्कुल याद। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, ये छोटी छोटी यादें होती हैं, छोटी छोटी जो किस्से होते हैं, वो हमारे एक माजी का हिस्सा होते हैं, हमारे ऊपर कहते हैं ना कि ब्रेन की शेल्स में होते हैं। मगर हमारा दिल चाहता है कि हम बार बार दोहराएं और हम बार बार लोगों को बताएं कि हम ऐसे थे, हमारा बचपन ऐसा था। आप लोगों का बचपन कैसा है? आज सारे अपने बचपन को याद करते हैं और कुछ ना कुछ चेरिश करेंगे, क्योंकि आज हमारे मेहमान भी ऐसे हैं। हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, लेजेंड है, बहुत काम किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए। उनकी भी बचपन की यादें उनसे पूछेंगे और बहुत सी बातें करेंगे, हेल्थ पे भी जाएंगे। लेकिन यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा हेल्थ सेगमेंट है जहां हम ख़वातीन की बात करते हैं
और एक रिसर्च के मुताबिक 13% ख़वातीन ऐसी हैं जो कि PCOS का शिकार हैं। और PCOS के मुतरादिफ अगर हम बात करें तो कहते हैं पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। और हमेशा से कहा जाता है कि PCOS वाली जो ख़वातीन हैं वो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती और आगे उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, उनको फेशियल हेयर निकल आते हैं, उनका वेट गेन होता है। हमने सोचा कि क्यों ना आज हम हेल्थ एक्सपर्ट बुलाएं और इस पर बात करें। तो आज मेरे साथ डॉक्टर तैयबा बाबर मौजूद हैं। डॉक्टर तैयबा, आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और आप डिफरेंट एक्सपर्ट ओपिनियन भी अपना कायम देती हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। बिल्कुल। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ी बात है PCOS की। PCOS जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ख़ास इशू है और हमारी हर दूसरी ख़वातीन को ये कहा जाता है आपको PCOS हैं। तो आप इस पे क्या ओपिनियन देती हैं? PCOS जो है ना बेसिकली अगर मैं अपनी प्रैक्टिस में देखूँ ना तकरीबन 13 साल के बच्चियों को भी जो है ना डायग्नोज ये हो रहा है। क्योंकि लाइफस्टाइल वैसा है कि आपकी प्रॉपर डाइट जो है अच्छी नहीं जा रही है, आपकी एक्सरसाइज नहीं है, आप ज़्यादा जो है मीठा खा रहे हैं या फिर ज़्यादा रिफ़ाइंड चीज़ें जैसे कि सफ़ेद जो है आटा, ज़्यादा चावल खाना, बाहर का खाना खाना, फिर इसी तरह जो है चिकन का इंटेक ज़्यादा हो जाना, ये जो है चीज़ें जब आप इम्बैलेंस वे में चलती हैं ना तो वो फिर हार्मोनल इम्बैलेंस लड़कियों में आ जाता है। उसमें क्या होता है PCOS बेसिकली एक हार्मोनल डिजीज़ है लड़कियों की। जैसे अभी आपने बात की इनफर्टिलिटी, ठीक है, बांझपन लड़कियों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिनको PCOS है उनको जो है वो कंसीव नहीं कर सकती हैं अगर उनकी मेडिकेशन चल रही है, अगर उनका डाइट प्लान प्रॉपर चल रहा है, उन्होंने चेक एंड बैलेंस प्रॉपर रखा हुआ है तो उनकी कंसीव जो है वो चांसेस उनके हो सकते हैं अनलेस अंटिल जब तक उनका जो है प्रॉब्लम वर्स नहीं है। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी को PCOS डायग्नोज हो जाता है तो वो जो है अपने जो कंसल्टेंट होता है उसको जो है एक तो रेगुलर चेकअप्स पे रखे, साथ में अपनी डाइट का और जो प्रेगनेंसी डाइट प्लान होता है उसको कंटिन्यू रखे। अच्छा, तो ये आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आपके पास लोग डाइट के लिए नॉर्मली आते हैं और आप डाइट पूरा प्लान बना के देती हैं। PCOS के ऊपर जो ख़वातीन हमें देख रही हैं जिनको PCOS हैं उनके ऊपर आप क्या रिकमेंड करती हैं कि कौन सी डाइट लेनी चाहिए? PCOS पे जो है ना सबसे पहले जैसे PCOS की डाइट ना डायबिटिक पेशेंट जैसी है, ठीक है, क्योंकि PCOS के पेशेंट का क्या होता है कि इंसुलिन ना उनकी बॉडी में ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। जब वो ज़्यादा मिकदार वो क्यों बनता है ताकि ब्लड शुगर लेवल ना मेंटेन रह सके। तो उस वजह से क्या होता है वो मेंटेनेंस के चक्कर में क्या होता है कि वो स्पाइक पे चला जाता है, तो फिर उसकी वजह से जो है ये और ज़्यादा वर्स हो जाता है। इसलिए इनको जो है ना सेम एज सच जो है ना डायबिटिक पेशेंट की तरह ही इनको हम डाइट दे दें। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, यानी कि अगर आपने रोटी खानी है तो मल्टीग्रेन आटे की लें, मिक्स आटा इस्तेमाल कर लें, जौ का आटा या गंदम का आटा मिक्स करके आधा आधा जो है थोड़ा थोड़ा करके उसको जो है यूज़ करें। और अगर रोटी की चपाती जो है उसका साइज़ जो है 6 इंच का रखें, ठीक है। और ये ना करें कि इकट्ठा आपने खा लिया, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। जैसे सुबह अगर मैं आपको डाइट एक रफली जनरल डाइट में अगर मैं बताऊं, सुबह को आप जो है इसमें वेट गेन भी जो है ना होता है और इसमें वेट लॉस भी हो जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ वेट गेन ही हो रहा है, दोनों कंडीशंस जो है ना इसमें होती हैं। अगर आपका जो है वेट गेन है तो उसमें क्या करें कि सुबह को निहार में आप थोड़ा नीम गर्म पानी जो है वो लें, जिसमें चिया सीड तुख मलंगा जिसको हम कहते हैं रात को भिगो के रख दिया, सुबह को नीम गर्म पानी के अंदर वो तुख मलंगा ऐड किया। अब वो क्यों हम ऐड करते हैं, वो फाइबर होता है उसके अंदर, रिच अमाउंट में फाइबर है, प्रोटीन भी है, कैल्शियम है, जो कि PCOS के पेशेंट में क्या होता है कि बोन्स बॉडी पेन भी रहता है, मूड स्विंग्स भी पीक पे होते हैं फीमेल के, ठीक है। तो ये एक जो है ड्रिंक रखें, ये एक तरह से बॉडी को डिटॉक्स करेगा, आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं उसको रिमूव करेगा, साथ जो है आपकी फैट जो है ना वो उसको रिमूव करेगा। अच्छा, एक खातून को कैसे पता लग सकता है कि मुझे PCO है? PCOS के ना कुछ सिम्टम्स, सबसे अर्ली सिम्टम्स जो उनको लड़कियों को फील सबसे वैसे तो उनको महसूस नहीं, लेकिन जब उनके पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होना शुरू होता है, अव्वल तो स्टार्ट में क्या होता है 2 महीने का गैप आता है, फिर 3 महीने का गैप आना, फिर 4 महीने का। मेरे पास ऐसी फीमेल्स जिनको 6 महीने के बाद पीरियड्स आ रहे हैं। अगर आते हैं तो सिर्फ 2 दिन आ रहे हैं और उसका फ्लो भी जो है ना वो उतना नहीं होता जितना आना चाहिए फीमेल्स का, ठीक है। और अगर हो भी रहे हैं तो बहुत पेनफुल हो रहे हैं। ये होता है एक तो ये सिम्टम काफ़ी बड़ा होता है। सेकंड जो होता है लड़कियों का ये होता है कि उनको जो है हिरोसिटिज्म होता है, यानी कि मुंह पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। अब बाल जो हेयर हैं, बाल अगर आ रहे हैं आपके फेस पे, एक हल्के होते हैं, एक होते हैं जो मेल्स की तरह थिक बाल होते हैं, काले, बिल्कुल काले। जो वो बाल होते हैं ना वो होते हैं आप मतलब आपकी बॉडी में एंड्रोजन हार्मोन, एक मेल हार्मोन है जो कि जब PCOS डायग्नोज होता है ना तो ये हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये फिर आपके जो है ना फेस पे बाल आते हैं।
पीरियड डिस्टर्ब होना, फेस पे बाल आना, इस तरह मूड स्विंग्स पीक पे रहना, कभी भी जो है किसी भी बात पे ऑफेंड हो जाना या फिर लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है ये। और आपका जो है ना ज़्यादा क्रेविंग होना जंक खाने की, उस तरफ जाना। तो ये जो है ना डिफरेंट चीज़ें, ये थोड़े सिम्टम्स होते हैं अर्ली जो कि PCOS के होते हैं। और साथ बाय साइड क्या होता है कि अगर आप इसका डायग्नोस करवाना चाह रहे हैं तो आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है ना वो भी करवा सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा, कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं फीमेल के, और ये जो टेस्ट होते हैं PCOS अगर आपको लग रहा है कि आपको है और आपको किसी ने कहा है कि आप एक बार करवा रहे, वैसे आजकल जो है मैं हर फीमेल को कहती हूँ कि आप जो हैं लाजमी हर 6 माह के बाद हार्मोनल टेस्ट करवाएं, क्योंकि हर ये दूसरी लड़की को हो रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बढ़ती जा रही है और इसका जो है एहतियात लाजमी है। अच्छा, कुछ कॉम्बिनेशंस रखे हुए हमने अपने टेबल के ऊपर, आप व्यूअर्स को बता सकती हैं कि आपने कैसे कॉम्बिनेशंस को कंज्यूम करना है, अपनी डाइट का हिस्सा कैसे बनाना है? ठीक है, अब सबसे पहले जो हम PCOS की हम बात कर रहे हैं, तो PCOS में ना एक सीड साइकिलिंग होता है। ठीक है, सीड साइकिलिंग में क्या करते हैं कि एक सीड हमारे पास ये सिस्मिक सीड है जिसको हम सफ़ेद तिल कहते हैं। ठीक है, काले तिल भी होते हैं, सफ़ेद तिल भी होते हैं, दोनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ 3 और भी सीड्स होते हैं, जैसे कि अलसी के बीज, ठीक है, कद्दू के बीज। अब जिस बच्ची को पीरियड्स हुए हैं, ठीक है, उसका पहला दिन और 15 दिन तक वो 1 चम्मच आधा जो है चम्मच उसका लें, और उसको कभी आप दही के अंदर इस्तेमाल करके खा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट उसको जो है नहीं चबा सकते हैं तो आप दही में इस्तेमाल करें। साथ में जो है आप उसको जो है सैलड इंक्लूड करें। उसके अंदर जो है आप जब सैलड भी मिक्स हो जाएगा ना, क्योंकि एकदम आपके टेस्ट पर वैसे बनते नहीं हैं। एज अ फीमेल अगर मैं कहूँ, मैंने अगर कोई चीज़ ऐड करनी है तो मुझे थोड़ी कॉम्बिनेशंस मिलेंगे मेरे, तो फिर क्या होगा कि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी कि हाँ मैं उसको खा सकती हूँ। ठीक है, अब जो है मैंने अगर ये अनियन है, ये है टमाटर है, इसको ये लिया। इसके अलावा और भी जो हमारे पास सैलड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, खीरा हो गया, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो दही के अंदर डालें। साथ में हमने जो है सीड, जैसे अब ये सिस्मिक सीड जो है ना 15 से 30 दिन, जब आपका साइकिल ख़त्म हो गया ना, उससे अगले जो 15 दिन होंगे ना, तब आपने तिल और साथ में जो है जो सनफ्लावर, जो सूरजमुखी के बीज होते हैं। अब इसमें 2 तरह के बीज हैं, एक तो थोड़े साइज़ में भरे होते हैं जिसके छिलके उतार के हमने खाने होते हैं, एक होते हैं छोटे साइज़ में, उसको जो है पाउडर फॉर्म में, क्योंकि वो हार्ड फॉर्म में होते हैं, हम उसको वैसे इनटेक नहीं कर सकते हैं, तो उसका पाउडर रखते हैं। और उसको जो है हम इसी तरह पहले सैलड बनाया, उसको दही में जो है मिक्स किया, फिर आपने जो है आधा चम्मच जो है सीड्स के इस्तेमाल डाले, उसको जो है मिक्स किया। अगर आप इसके अंदर नट्स भी ऐड करना चाहें। डॉक्टर तैयबा, मुझे ये बताइएगा कि डिटॉक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अपना डिटॉक्स करें, क्योंकि डिटॉक्स से ना सिर्फ आपके बहुत से इश्यूज़, फैटी लिवर्स के इश्यूज़ हैं, आपके स्टमक के डिसऑर्डर्स हैं। आप डिटॉक्स ड्रिंक कैसे बनाती हैं? डिटॉक्स बेसिकली, डिटॉक्स वैसे हमारी एक तरह से अगर हम इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत सी दवाइयों से उससे बच सकते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी में जाके ना अल्कलाइन फॉर्म में, मतलब बेसिक फॉर्म में वो एक्ट करता है। ठीक है। अब डिटॉक्स का ये काम होता है कि उसने टॉक्सिन्स को रिमूव करना है। टॉक्सिन्स क्या होते हैं कि जब हम कुछ भी गंद बुला खा रहे हैं या फिर वैसे अगर बाहर से भी हम जो है ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उससे हमारी बॉडी में टॉक्सिन फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारी एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन में वो अफेक्ट करते हैं। तो उसको जो है मेंटेन करने के लिए जो होते हैं ना, हम कुछ डिटॉक्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे वेजिटेबल्स आती हैं या सीजनल फ्रूट्स आ जाते हैं। अब वेजिटेबल्स में अगर हम इस्तेमाल करें, आप एक ना जो मिट्टी का बर्तन होता है, मैं प्रेफर करती हूँ मिट्टी के बर्तनों को। ठीक है, मिट्टी के बर्तन आप एक जो है कूलर रखें मिट्टी के बर्तन का, ठीक है, उसके अंदर जो है आप 1 लीटर पानी डाल दिया या 2 लीटर पानी डाल दिया आपने, उसके अंदर आप डालें टमाटर ऐड करें, ठीक है, खीरा ऐड करें, गाजर ऐड करें, बंद गोभी काट के डालें, और मिंट जो पुदीना होता है, धनिया होता है, वो डालें। ठीक है। किसी का अगर गट का प्रॉब्लम होगा, किसी का अगर लिवर का प्रॉब्लम होगा, हार्मोनल प्रॉब्लम होगा, आयरन प्रॉब्लम, एनीमिक का प्रॉब्लम होगा, वो सारी जो है वो एक जो लीटर का पानी वो अगर सारे घर वाले पी रहे हैं ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा। इवन डायबिटिक भी पहले आपको डाल के रखना है पानी में पूरी रात, या फिर अगर रात को भूल गए हैं तो एटलीस्ट 2 घंटे पहले आप उसको रखें, तो वो एक तरह से आपकी बॉडी को बिल्कुल ही साफ़ कर देगा। ये ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई ले सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक पर्टिकुलर पर्सन जिसको कोई डिजीज़ है वो नहीं हर कोई ले सकता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट रिच है, उसके अंदर फाइबर ज़्यादा आ जाता है, उसके अंदर डिफरेंट वाइटामिन आ जाते हैं, जिसको BP का, माइग्रेन का मसला है, वो ओवरऑल हर एक चीज़ को जो है ना वो कवर कर रहा है, तो इसलिए वो जो है वो भी
काफ़ी अच्छा, जैसे वो समर priority वेकेशन में से हो। लोग बहुत ट्रैवल करते हैं और ट्रैवलिंग में हमेशा से एक मिथ कहा जाता है, मे बी आपको पता हो, कि प्याज जो है जहाँ जाओ वहाँ का प्याज खा लो, अच्छा, तो इससे ऑटोमेटिकली आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हो। क्या ऐसा है? ऐसा सुनने को आता है, इस वजह से आता है क्योंकि प्याज में जो है ना कुछ वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह ही, जैसे मैंने पहले फॉर्म किया बताया कि जितने भी वेजिटेबल्स हैं एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं, ठीक है। प्याज का भी कुछ ऐसा ही रोल है, क्योंकि हमें कोई पानी सूट नहीं करता, ठीक है। कभी स्टमक अपसेट हो गया या बालों का हो गया, लेकिन ये एक तरह से मिथ भी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी जगह का प्याज खा लिया तो प्याज का तो एक ही काम है, ठीक है। उसने आपको जो है आपको आयरन देगा, आपको डिफरेंट विटामिन्स देगा, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो उसको सूट करने के लिए, ऐसा नहीं है। वो फिर हर आप बंदे कुछ का अर्सा उधर रहते हो, फिर आपकी बॉडी खुद ब खुद ही उस चीज़ को, इम्यून हो इन्वायरमेंट जाती को है। इम्यून हो जाती है। तो ये आपकी इम्यूनिटी का, क्योंकि इम्यूनिटी ये जो है आपका इम्यून बूस्ट करता है एक तरह से, ये भी है। आप अपनी डाइट को नॉर्मल रखें, आपको जो है ये चीज़ें। थोड़ा सा मुझे फैटी लिवर के बारे में बता दें कि फैटी लिवर के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और लोग बहुत परेशान हैं, और इवन कि वो डाइट्स भी ऐसे करते हैं जिससे उनका लिवर एंड में फैटी हो जाता है। आप क्या रिकमेंड करती हैं? फैटी लिवर, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बढ़ता ही जा रहा है। लिवर के जो है पेशेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा जो है आ रहे हैं। अब इसका ये है कि लिवर हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, जिसने जो है हमारे जो वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, उनको भी एक्टिवेट करना है। बॉडी में जो डिटॉक्स है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करनी है, फैट को भी निकालना है, उसको भी एब्जॉर्ब करना है। एक तरह से वो खून भी बना रहा है, ठीक है। तो अगर लिवर में कहीं मसला आ जाता है, अक्सर ये आपने सुना होगा कि मैदे में गर्मी हो गई है, जिगर में गर्मी हो गई है, बिल्कुल, ठीक है। बहुत कॉमनली। वैसे ये साइंटिफिकली जो है ये ऐसे कुछ नहीं होता। लिवर में गर्मी का मतलब ये होता है कि आपका SGPT या SGOT जो है वो भरा हुआ होता है, जिसका मतलब ये होता है कि इन्फेक्शन जो है वो बॉडी में आ गया, ठीक है। आपको इस वजह से क्या होता है, यूरिन कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह आपको जो है कभी कभी जो है राइट साइड पर पेन भी होता है, ठीक है। और इसी तरह जो है आप लेथार्जिक फील भी करते हैं, आपको डाइजेशन भी प्रॉपर जो है डाइट भी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप जो है अगर किसी को फैटी लिवर है, एक तो दही का इस्तेमाल लाजमी करें, ठीक है। इसके अलावा जो है ये लहसुन और अदरक, इसका अगर आप कहवा अगर खाली बना के लें, अदरक का कहवा कैसे बनता है? एक जो है 1.5 कप आपने पानी बॉईल किया, ठीक है। उसको जैसे वो बॉईल हो गया, आपने उसके अंदर जो है थोड़ा 1 इंच कट करके इसको थोड़ा बहुत जो है कट किया फाइन, उसको जो है उबलते हुए पानी में डाला। जैसे उसका कलर चेंज हुआ, आपने उसको स्टेन करके नीम गर्म आप उसको लें। इसका कोई नुकसान नहीं है। जिसको बोन्स का भी मसला है उसके लिए भी अदरक ठीक है, जिसको जो है लिवर का भी मसला है उसके लिए भी अदरक ठीक है। अब जो रही बात है लहसुन की, लहसुन बेसिकली हमारी बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको ये जो है मेंटेन करता है। इवन दो अगर आप किसी को स्किन प्रॉब्लम है, अब सपोज जैसे अभी PCOS की हमने पहले बात की है, PCOS में क्या होता है कि हमें स्किन प्रॉब्लम्स भी काफ़ी आते हैं, एक्नी प्रॉब्लम्स, काफ़ी डल स्किन हो जाना। लिवर में भी क्या होता है, स्किन काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ख़राब लगना शुरू हो जाती है। तो अगर आप लहसुन को डिप करके रखें हनी के अंदर, शहद के अंदर, ठीक है, आपने 3 दिन उसको शहद में डिप करके रखा, फिर हर रात को उसको खाएं, उससे क्या होगा, एक्नी भी आपकी ठीक होगी, आपके जो बॉडी में लेथार्जिक फील होता है वो भी ठीक होगा। आपकी बॉडी एक तरह से नेचुरली डिटॉक्स की तरफ जा रही है। अगर आप इसमें जो है सिस्मिक सीड भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है। रेगुलर बेसिस पे जो है आपने 1 अंडा लाजमी खाएं। अगर आपके पास जैसे ये सीरियल है, ठीक है, ये बच्चों के सीरियल है, बड़े भी खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप जो है इसको बनाते हैं, पहले आप इसको बॉईल करें, बना लिया, इसको बनाने के बाद जो है आप दही में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको जो है दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा जो है, अंडा आप बॉइल्ड एग लें, उसको स्क्रम्बल्ड करके, जब ये बन गया मिक्स हो गया, स्क्रम्बल्ड करके उसके अंदर डालें, वो बहुत अच्छा बनता है। इसी तरह फल, अगर बच्चों को देना है उनको फल डालें, स्क्रैम्बल कर दें या किसी मैश फॉर्म में दे दें ताकि वो इजीली खा सकें। साथ में अगर ऑलिव ऑयल भी आप ऐड कर देती हैं सैलड में या दही के अंदर, तो वो भी एक बहुत अच्छा जो है ना कॉम्बिनेशन बन जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर तैयबा, थैंक यू सो मच, इतने मुफीद मशवरे जो हैं। अच्छा, हमेशा से ही कहा जाता है कि जो यंग डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं सीधा आप मेडिसिन पे जाएं, मगर ऐसी यंग जनरेशन जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में लोगों को आगाह कर रही है और बता रही है कि बैक टू द बेसिक्स जाएं। घर का जो किचन है वो आपकी फार्मेसी है। जिस तरह अच्छा खाएंगे ऑटोमेटिकली आप अपने आप को ना सिर्फ बीमारियों से बचा सके बल्कि अच्छा फील भी कर सकते हैं। तो यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको बताएंगे कि हमारे मेहमान खास कौन है। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक।
वेलकम बैक व्यूअर्स। अब बारी है हमारी मेहमान ख़ास की कि हमारे मेहमान ख़ास कौन है। हमारे मेहमान ख़ास पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने फ़िल्म में, टीवी पे, स्टेज पे, ड्रामाज में बेहद काम किया। अगर उनके करियर की बात करें तो 1976 से लेकर अब तक वो काम कर रहे हैं। इतने तवील करियर के साथ आप उनको पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक शो होस्ट करते हुए भी देख रहे हैं। इसके साथ साथ वो कैसे हैं, उन्होंने अपने फ़न का आगाज़ कहाँ से शुरू किया, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे थोड़ी सी बचपन की याद पूछते हैं। तो मैं इनवाइट करती हूँ इनाम खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गुस्ताखी तो नहीं हुई मेरी? नहीं नहीं, माशाल्लाह। मैं शायद इस काबिल नहीं जितनी तारीफ़ें आपने कर दी। आप कैसे हैं ना? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं A+ और A+ के इंतज़ामिया का ममनून व मशकूर हूँ कि जिन्होंने एक बार फिर A+ के देखने चाहने और मेरे चाहने वालों को स्क्रीन के ज़रिए एक दूसरे से मुतारफ़ करवाया। बहुत शुक्रिया आपका। सर आप इतने यंग कैसे हैं? पहले तो मुझे ये बताएं। क्या ये सब याद है? तेरा करम है आका, ये सब तेरा भरम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। वाह, बिल्कुल बात बनी हुई है। और यंग, स्मार्ट, एनर्जेटिक। सर प्लीज़ थैंक यू वेरी मच। हैव अ हॉट सीट। और थोड़ा सा आज दिल चाहा कि हम बचपन की यादों पे बात करें, क्योंकि स्क्रीन पे तो हर इंसान बहुत कुछ कर रहा होता है और स्क्रीन जो होती है वो इतनी ब्रूटल है कि ऑटोमेटिकली अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन कितना बेहतरीन काम करता है। बेशक। मगर कहा यह जाता है जो एक्टर है ना, या वो एक्टर है या वो एक्टर नहीं है। बिल्कुल सही कह रही। तो आपके बचपन में क्या बचपन से ही एक्टर थे? जी है ना, बिल्कुल आपने 100% दुरुस्त कहा कि या तो एक्टर होता है या फिर नहीं होता। लेकिन बचपन तो एक अलहदा चीज़ रह जाती। जब मैं कहूँ ना कि ये बाई बर्थ मेरे रब की अता होती है, जिस पे भी हो जाए। अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। जब मैं क्लास 1, 2, 3 में पढ़ा, उसमें हमारे स्कूल्स में वो बज़्म अदब हुआ करती थी। तो बज़्म अदब से लेकर कॉलेज लाइफ तक, क्योंकि हमारे सरगोदा में यूनिवर्सिटी तो बाद में बनी, लेकिन जब कॉलेज था तो उस वक्त तक मैं हमेशा अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपनी क्लासेस में मैं नुमाया रहा। और सबको ये पता था कि ये बच्चा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। तो बस ये फिर वाकई आप वाली बात के रब की अता है। आज अल्लाह पाक ने एक नाम दिया है, एक इज़्ज़त, एक शोहरत अता की है। लेकिन उसके साथ में ही ना आपको एक बात बताऊं कि जब अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है ना, तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। इस धरती ने, इस वतन ने, इस पाक मट्टी ने मुझे नाम दिया, मुझे शोहरत दी, मुझे एक मैं समझता हूँ कि रिस्पेक्ट दी, जिसमें मैं फ़ख्र करता हूँ कि ये मेरा पाकिस्तान है। और मेरे पूरे पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी बासी हैं, जब वो हमें देखते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, ऑनर फील करता हूँ। और ये ऑनर सबसे पहले तो मेरे रब की अता होती है। बिल्कुल। और इट्स ऑनर फॉर अस कि आज आप हमारे सामने और बैठे हुए और मैं बात कर रही हूँ आपसे। सर मुझे ये बताएं कि आपकी फैमिली में, आप जिस पेशे से हैं, आपने इतना काम किया है फिल्म पे, टीवी पे, रेडियो पे और थिएटर पे, क्या कोई लेगेसी थी पहले? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि दूर दूर तक भी नहीं। और मेरी कोशिश रही है कि मेरे माशाल्लाह बच्चों में से, अल्लाह पाक ने मुझे 6 बेटे और 1 बेटी अता की है, कि मेरे 6 बेटों में से कोई तो मेरी इस फील्ड में आ जाए। मेरा बेटा जो कि A+ का हिस्सा रहा, आदिल अजीज़ खान, इस वक्त वो एग्जेक्टिव न्यूज़ प्रोड्यूसर है किसी दूसरे चैनल पे, उसमें थोड़े थोड़े मेरे वाले जर्म्स थे। बल्कि जब छोटा सा था तो मैं पाकिस्तान टेलीविजन ड्रामों में जाना, तो कोई ऐसा किरदार होना तो मैंने उसे साथ ले जाना। बस वो फिर जैसे जैसे बढ़ते गए हालात व वाक़यात। सर आपके एक बड़े होनहार बेटे हमारी टीम का हिस्सा भी हैं। हाँ, हफीज़ुल्लाह खान जी। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि वो A+ का हिस्सा है। और आपको याद होगा ही ना कि रमज़ान ट्रांसमिशन में भी मुझे आपके साथ रमज़ान ट्रांसमिशन का एक दिन गुजारने का एजाज़ हासिल हुआ। और हकीकत और सच तो ये है कि मैं उन लम्हात को अभी तक भी भूल नहीं पाया। उस वक्त भी एक हसीन सेट माहौल के मुताबिक A+ ने सजाया था। तो आज हमारे इस स्टूडियो का लगा ये नया सेट, तो बस क्या ही कहने हैं, तारीफ़ कर सकता हूँ क्योंकि आर्टिस्टिक सेट है। मन में एक आर्टिस्ट छुपा है, तो तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकता। और फिर मेज़बान
हमारी प्यारी नन्ही छोटी सी हिना हो तो 4 चांद तो लग जाते हैं। You know, sir, what I am like extracting from you, इतनी माशाल्लाह हाई पिच, इतनी एनर्जी, और माशाल्लाह आपने फिर कह दिया कि मेरे 6 बेटे और 1 बेटी, और मैं आपको बार बार यूं करके देख रही हूँ, हैं? Sir, you don't look like, you look so young by the way. अच्छा, आपको एक और बात बता दूं कि माशाल्लाह हफीज़ुल्लाह खान और हफीज़ से बड़ा आमिर अज़ीज़ जो है, अज़ीज़ुल्लाह खान एक्चुअली मेरे फादर का नाम था, तो फिर उनके नाम की निस्बत से हम सब बच्चों के नाम अब्दुल कादिर अज़ीज़ खान, आकिल अज़ीज़ खान, आदिल अज़ीज़ खान, आमिर अज़ीज़ खान, नाइल अज़ीज़ खान, और सबसे छोटा जो था, जब उसकी बारी आई तो इनकी दादी ने शोर डाल दिया कि अभी सारे अज़ीज़ खान, तो जो मेरे दादा हुजूर थे उनका नाम था अनायतुल्लाह खान, तो उनके नाम से कोई भी नाम बच्चा नहीं लेगा। हमने कहा नहीं जी, ये सबसे छोटा जो हफीज़ है इसका नाम फिर रखा गया हफीज़ुल्लाह खान। अच्छा, बेसिकली मेरा नाम जो है मेरे आईडी कार्ड पे वो है इनामुल्लाह खान। अच्छा, मैं ये बात यहीं पूछना चाह रही थी कि एक होता है फिल्मी नेम, एक होता है आपका आईडी कार्ड का नाम। तो आपका जो इनाम खान है वो कोई इंडस्ट्री ने दिया कि आपका ओरिजिनल नाम था? नहीं, इनाम खान मुझे मेरी इंडस्ट्री ने दिया, और यही नाम मेरा जो है वो वजह शोहरत बना। और बेसिकली मेरे आईडी कार्ड्स पे जो हिना जी नाम है वो है इनामुल्लाह खान। अच्छा, इनामुल्लाह। तो क्योंकि देखिए ना, इनामुल्लाह खान एक लंबा नाम 3 हिस्सों में चला जाता है, तो जब ये 3 हिस्सों में नाम चला जाए तो उसे तहत लफ्ज़ में या अदायगी में ज़रा थोड़ा सा, तो फिर काफ़ी अरसा पहले की बात है कि हम लोग ये जो होते हैं क्या टोटके और इस तरह की बातें, उस पर बड़ा एतकाद करते हैं। बड़े बुज़ुर्ग हुआ करते थे सरगोदा में, बड़े अल्लाह वाले, और अल्लाह वाले से हिसाब किताब पूछ लेने में कोई बुराई नहीं होती। उन्हें जब मैं गया तो मैंने बताया कि जी इस तरह मेरा शौक़ है, अभी इब्तदा थी, तो उन्होंने हिसाब किताब लगाया, जायचा बनाया। अच्छा। तो जायचा बना के जब उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने कहा कि यार एक बात तो ये आया है। मैंने कहा जी वो क्या? कहने लगे कि पर लगा के उड़ेगा नाम तेरा, पर लगा के उड़ेगा नाम तेरा, ले फ़कीराने मैं कदा की सदा। बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा लेकिन तुम्हें नाम जो है वो 2 हिस्सों में लाना पड़ेगा, इनाम खान। मैंने कहा जी ठीक है। बस फिर उस दिन से लेके आज तक हम इनाम खान हैं। आपने उनकी ये वाली जो चीज़ है ये मानी? बिल्कुल मानी। एतकाद था आपको? देखिए, एतकाद जब आप अपने रब पे कर लेते हैं ना, फिर रब के कलाम पे तो हमें एतकाद और एतमाद करना पड़ता है। अच्छा, अब आप सुनाए ना, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज आपको देख के वाकई मेरे अंदर एक हिम्मत बन गई है कि कि एक्टर जो होता है ना वो इनबॉर्न ही होता है, और आपकी जो पिच है उससे तो कहते हैं ना कि आई एम एक्सट्रैक्टिंग, कि मुझे भी ऐसी पिच करनी चाहिए अपनी। अच्छा, पिच की बात से है ना, मुझे याद आया कि ये बात है को गालिबन 78-79 की। 78-70। ठीक है। आगाज़ मेरा इस फील्ड में 76 से हुआ, जैसा कि आपने मुतारफ़ करवाते हुए 76 का रेफरेंस दिया। तो उस वक्त फिल्म्स का बड़ा अरूज हुआ करता था। शाहनूर स्टूडियो, बारी, एवेन्यू, यहाँ तिल धरने को जगह नहीं होती। अच्छा, आपने एकेडमी भी ज्वाइन की थी? एग्जैक्ट की थी ना आपने? बिल्कुल की थी। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी आवाज़ की पिच की बार बार तारीफ कर रही हैं, तो ये बता देना आपको लाजिम है कि एक हमारे बड़े हीरो थे इंडस्ट्री के, सैयद कमाल, बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने एक कमाल फिल्म एकेडमी के नाम से एक अदारा कायम किया शाहनूर स्टूडियो में, और पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स वहाँ आए। मेरा सरगोदा से लाहौर आने का एक बहाना भी यही बना कि मैंने अपने वालिद मोहतरम से कहा कि मुझे अब्बा जी ये ज्वाइन करनी है तो मुझे इजाज़त दे दे। मेरे वालिद साहब बड़ा प्यार करते थे, और उनकी बड़ी हसरत थी कि मेरा बेटा जो है वो एक्टर बने और एक दिन नाम कमाए। मैं आ गया, मैंने एडमिशन ले लिया। अब ऐसा था कि एक दिन डायरेक्टर्स क्लास लिया करते थे, दूसरे दिन एक्टर्स क्लास लिया करते थे, तीसरे दिन राइटर्स क्लास लिया करते थे, चौथे दिन फाइटर्स। इस तरह एक ना बना होता था, सेटअप सिस्टम था। SM यूसुफ हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। गो के वो लोग नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उनकी बनाई हुई फिल्में, उनकी यादें, उनका नाम आज भी उसी तरह जहनों में गूंजता है। वो जब क्लास लेने के लिए आए तो उनका फर्स्ट डे था, हमारा भी उनके सामने फर्स्ट डे था। तो उन्होंने जब सब लोगों से एक एक डायलॉग्स बुलवाए, जब मैंने अपना डायलॉग बोला तो मुझे कहने लगे, इनाम तुम ज़रा इस साइड पे आ जाओ। मैं तो एक बार घबरा गया कि पता नहीं शायद कोई फंबलिंग हुई है, कोई गलती हो गई है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। मैं साइड पे हो गया। सारों के डायलॉग सुनने के बाद उन्होंने अपने अपने हिसाब से रिमार्क्स दिए। तो मुझे कहते हैं, इनाम तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज़ क्या है? मैंने कहा नहीं सर, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। कहने लगे, उल्लू तुम्हारी जो आवाज़ है इसे हम वॉइस क्रो कहते हैं, कौवे की आवाज़।
अच्छा मैं अपने ताई शर्मिंदा हो गया कि यार मेरी आवाज़ कां वर्गी है। वो लोग कहते हैं तू तो टोटल कां वर्गी आवाज़। मैं घबरा गया, कहते नहीं 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 परेशान नहीं होना। इट मीन्स कि जब तुम ओपन एयर थिएटर बागे जिना के स्टेज पे विदाउट माइक अगर तुम परफॉर्म कर रहे होगे तो तुम्हारी आवाज़ को आखिरी सीट पर बैठे हुए ऑडियंस के बंदे तक पहुंचाने के लिए किसी माइक की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा एक और छोटी सी बात बता दो। अब मैं चूँकि पाकिस्तान टेलीविजन से रेगुलर वीकली अपना शो मेला करता हूँ जो दिलदार परवेज़ भट्टी किया करते थे, उसमें सम टाइम ऐसा हो जाता है कि जो माइक्स हैं वो पनाह मांगते हैं। ऊपर से ऑडियो वाला कहता है खान साहब ज़रा प्लीज़ पिच हौली रखो हौली रखो। तो ये भी एक खुदा की अता। अच्छा अब बात कर रहे हैं दिलदार परवेज़ भट्टी साहब की, वो पहले शो करते थे, उसके बाद आप जी आए, तो कभी वो इनसिक्योरिटी नहीं हुई कि दिलदार परवेज़ भट्टी माशाल्लाह और उसके बाद फिर आप आए तो वो लोगों ने कंपैरिजन नहीं किया? अल्हम्दुलिल्लाह है ना, कंपैरिजन में मैं अपने आप को दिलदार परवेज़ भट्टी के प्लेटफॉर्म पे या उसके लेवल पे खड़ा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि उनके बाद जितने भी लोगों ने उनके प्रोग्राम्स को होस्ट किया है उनमें से सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इनाम खान को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। ऑडियंस आती है, ऑडियंस याद करती है कि वाकई दिलदार परवेज़ भट्टी के बाद अगर पंजाबी विच गल बात दा सुनन दा अदा करन दा स्वाद आया तो इनाम साहब तुसी हो। वो कहते हैं ना कि जे तू चाहना है गल बात तेरी खंड खीर ते शहद थी जावे, जे तू चाहना है गल बात तेरी खंड खीर ते शहद थी जावे, तू अपना लहजा घोलिया कर, साडे नाल पंजाबी बोलिया कर, साडे नाल पंजाबी बोलिया। वाह बहुत खूब बहुत खूब। आप यूके में भी मुकीम रहे, हम इसके बारे में बात करेंगे लेकिन व्यूअर्स यानी आज छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इनाम खान हमारे साथ हैं, बातों का सिलसिला जारी है। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। इनाम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातें कर रहे हैं। इनाम खान साहब आप मुझे बताएं कि आप पीटीवी में एक प्रोग्राम होस्ट करते हैं मेला, जो कि पहले दिलदार परवेज़ भट्टी साहब किया करते थे, और उनके जाने के बाद आपने इस प्रोग्राम को संभाला दिया, क्या कहना चाहेंगे? यादों के झरोकों में अगर मैं झांकूं है ना तो बहुत सी यादें ताज़ा हो जाती हैं, खुशी भी महसूस होती है, दुख भी होता है, और एक एजाज़ भी मेरे पास मौजूद है दिलदार परवेज़ भट्टी साहब के हवाले से। अल्लाह पाक गरीक रहमत फरमाए। आपने मेले का जिक्र किया तो मेला मेला कर दी नी मैं आप ही मेला होई, मेला मेला कर दी नी मैं आप ही मेला होई, ओ मेला की मेला यारो जिस मेले विच यार न दिसदा कोई। मेले वाकई हमारी सकाफत का, हमारी तहजीब का एक बड़ा ही गहरा हिस्सा हुआ करते हैं, लेकिन अब ना वो मेले रहे, ना वो बेली रहे, ना वो सज्जन ना यार रहे, लेकिन वो दिलदार रहे, और वो दिलदार जिसकी याद आज भी मेरे दिल में भंगड़े डालती है। आपने कहा कि उनके जाने के बाद मेला करना, उनके जाने के बाद फिर बहुत से और लोगों ने, बहुत से और आर्टिस्टों ने मेले को कंटिन्यू रखा मुख्तलिफ नामों से। कभी ये पंजनंद के नाम से हुआ, कभी मेले के नाम से हुआ, कभी आज दा मेहमान हुआ, कभी जी आयानू हुआ। आज से 4-5 साल पहले मैंने एक स्पेल जी आयानू का भी किया था, लेकिन अब जो इस वक्त मैं प्रोग्राम मेला कर रहा हूँ, आप यकीन कीजिए कि उस मेले में भी कई बार मैं ये पूरा क्रेडिट जो है दिलदार परवेज़ भट्टी साहब को देता हूँ कि दिलदार परवेज़ भट्टी जया माँ, हालांकि वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, He was a university. एक मैं समझता हूँ ऐसी यूनिवर्सिटी जो जब बोलती थी तो यकीन कीजिए कि लोग झोलियां भर के उनके लफ्ज़ों को, उनकी अल्फाजी को समेट लिया करते थे, और दिलदार परवेज़ भट्टी के अदा किए हुए लफ्ज़ों को फिर लोग बोलते थे, जिसमें मैं शामिल हूँ। और एजाज़ की बात की मैंने है ना, तो मेरा एजाज़ ये है कि दिलदार परवेज़ भट्टी साहब के शो मेला में, पंजनद में और जी आयानू में, ये 3 मुख्तलिफ नामों से थे। 3 ही नामों के प्रोग्राम्स में मैं एज अ गेस्ट उनके प्रोग्राम में मैं जाके बैठा। मेरे साथ जैसे आज मैं आपका गेस्ट बनाऊं, इसी तरह मैं दिलदार परवेज़ भट्टी साहब का गेस्ट बना। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपने अपने जहन में बरकरार रखा कि ऑब्वियसली एक ऑडियंस होती है, एक टारगेट ऑडियंस होती है, एक बंदा एक प्रोग्राम को होस्ट कर रहा होता है और वो देख रहे होते हैं, जिसको आप फॉलो किया आपने? सबसे बड़ी बात उनकी जो थी ना कि फिलबदी, अब्रप्ट जुमला अदा कर देना,
वो उनकी जो थी, मैं समझता हूँ खूबी, वो मैंने चुराई या फिर खुदा ने मुझ में वो चीज़ अता की। रदीफ़ काफ़िया से रदीफ़ काफ़िया बनाना, ये भी एक अल्लाह की अता होती है, मैं बनाता हूँ। फिर दूसरा ये है कि देखिए, एक होस्ट होता है ना, आप मसला कितना माशाल्लाह आप इजी फील करके, आप कैजुअल फील करके आप होस्ट कर रही हैं प्रोग्राम को, लग ही नहीं रहा, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं अपने घर के अंदर बैठा हूँ। आपकी जगह अगर कोई और होस्ट होती या मेरी जगह मेले में कोई और होता, तो हम सबसे पहले तो बन संवर के, कभी मैं बाल सीधे कर रहा होता, फिर मेरा कॉलर तो नहीं भिंगा हो गया, फिर मैं ऐसे बालों को, आप भी अपने आप को बना, नहीं, बिल्कुल ईजी प्रोग्राम करना, ये मैंने सीखा है दिलदार परवेज़ भट्टी से। उनकी गुफ्तगू से फूल झड़ते थे, मिजाह उनकी गुफ्तगू से निकलता था। जैसे कि चंद बड़े शायर बैठे हुए थे, उनमें दिलदार परवेज़ भट्टी साहब भी थे, तो उन्होंने आपस में गुफ्तगू करते हुए अनवर मकसूद, हमारे पिंडी के बहुत बड़े शायर, उनसे पूछा कि बड़े सीनियर थे कि सर जी मिजाह की हुंदा है? तो अनवर मकसूद साहब फरमाने लगे कि मिजाह हे के पेट में अगर नुक्ता डाल दें तो वो मिजाज बन जाता है। बेसिकली हंसना खेलना एक मिजाज है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा जी कि असी किसी दोस्त के घर सवेरे नाश्ते ते मधु असी नाश्ता करन गए, तो हर बंदे नूं अपनी अपनी पसंद का टेबल ते नाश्ता मिल गया, तो उस घर दी नौ अपने सहुरे को आई भजी भजी कहन लगी, अब्बा जी तुहानूं मैं आंडा बना दियां, ते अब्बा जी कहन लगे ना पुत्र तू मैनूं बंदा ही रहन दे, मैनूं आंडा ना बना। ये उनके कहने का मकसद था कि मिजाज ये होता है। बिल्कुल ऐसे ही सर, मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने हमेशा से बड़े बड़े डेलीगेशंस को होस्ट किया है। जब मोहम्मद अली बॉक्सर आए पाकिस्तान और इंटरनेशनल कोई भी आते थे, बड़े बड़े डिग्नेटरीज आती थे, तो दिलदार परवेज़ भट्टी साहब उनको होस्ट करते थे। यू आर वेरी राइट, मुझसे ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन माशाल्लाह आपके पास है। ना एक बात और याद रखना, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी होती थी, कितनी बड़ी शख्सियत, कदावर पर्सनैलिटी होती थी, लेकिन दिलदार परवेज़ भट्टी झिझकते नहीं थे। उनका कॉन्फिडेंस तो ना वो अपनी जगह पे कायम होता था, और सम टाइम इंटरव्यू लेने वाला जो था वो हावी हो जाता था इंटरव्यू देने वाले पे। तो ये उनका बहुत बड़ा। और एक और बात बता दूं, अल्लाह पाक यकीनन ऐसी हस्तियां जो बहुत जल्दी मेरा रब अपने पास बुला लेता है, उन्हें फिर दुनिया में छोड़ता नहीं है। न जाने कितने ख़ानदान थे जो उनके ताउन से पलते थे, कितनी बेवगान थी जो हर माह आके उनके घर वादत रोड से वजीफ़ा लेके जाया करती थी, है ना। कितने वो मासूम और यतीम बच्चे थे जिनको वो परवान चढ़ाते थे, मगर उनकी अपनी औलाद नहीं थी। उनकी अपनी औलाद नहीं थी। शायद यही जज्बा, वो रब से औलाद मांगते थे, लेकिन मेरे रब की हिकमत है, किसी को दे के आजमाता है, किसी से लेके आजमाता है। और आखिरी बात कि जब उनकी डेथ की खबर आई है, जो कि पूरे मुल्क पे बिजली की तरह गिरी, जब उनकी तदफीन का बंदोबस्त किया गया तो उनकी मिसेज जो थी वो इस काबिल नहीं थी फिनेंशियली कि वो सब कुछ कर सकती। नाम साहब, मैं इसी बारे में बात करूंगी कि हमने हमेशा देखा है इतने बड़े बड़े नाम, इतना बड़ा काम, पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है, लेगेसीज हैं, मगर उनका जो एंड है वो इतना वर्स होता है कि उनके पास अपनी तदफीन के भी पैसे नहीं होते। और बहुत से ऐसे मैं एग्जांपल्स दे सकती हूँ आपको। क्या वजह है? बेशुमार एग्जांपल्स हैं। हम स्टेज पे अगर मैं एक एक बंदा चुन के आपको बताऊं, बब्बू बराल, मस्ताना, बिल्कुल, और ये तारक टैडी हो गया, तारक जावेद हो गया, अनाउंसमेंट्स होती थी कि इनकी मदद करें, इनकी मदद की जाए। और ये वो लोग थे जिन्होंने लाखों खा रुपया महीना कमाया है। ये नहीं हम कह सकते कि इन्होंने कमाया नहीं, कसम पुरसी की हाल। हाँ, एक वक्त दौर, एक ज़रूर था दौर जिस वक्त स्टेज पे हमारा राज था, उस वक्त ये बहुत जूनियर्स थे हमसे, प्यार में खर्चे भी ले लेने, इनाम साहब आ जाने चाहिए, रक्शे ते जाना, आज वैगन ते नहीं जाया जाना। ये मैं अल्लाह ना करे डर के बात करूं कि मेरा उन पे राइट, उनका मुझ पे राइट हुआ करता था। लेकिन ये स्टेज क्यों आई? अब मैं आपको, हमारे बड़े नामवर स्टार्स हैं इस वक्त, मैं नाम नहीं लूँगा, जो इस कैफियत में मुब्तला हैं, जो अपनी तंगदस्ती का रोना रोते हैं, जो गवर्नमेंट को बुरा भला कहते हैं। लेकिन नहीं, ना गवर्नमेंट बुरी है ना हमारी ये धरती बुरी है। इस धरती ने तो अपना हक अदा कर दिया, उसने हमें नाम दिया, पहचान दी, शान दी, और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान दिया। पाकिस्तान है तो हम हैं। इनाम साहब, इन लोगों ने क्या अपना आप संभाला नहीं? नहीं, मैं आप कहेंगे कि आप वो अपनी ही बात किए। मैं आपको अपनी एक एग्जाम्पल देता हूँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन कीजिए, अब मुझे कोई तलब नहीं है, इतना काम किया है मैंने, इतना काम किया है मेरे पास। आई एम द ओनली पर्सन, मैं आज पूरे एजाज़ के साथ बात चैलेंज करके कह सकता हूँ कि इनाम खान ओनली स्टार है
जिसके एक दिन में पाकिस्तान टेलीविजन पर 5 प्लेस चले हैं, 5 प्लेस। वाह। ये मेरे पास एजाज़ है। तो मैंने अपने अरूज में, जब मेरा अरूज था, देखिए हमेशा अरूज को जवाल होता है, जवाल को फिर मेरा परवरदिगार अरूज की तरफ ले जाता है, तो घबराना नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने डे फर्स्ट से मैंने अपना बिजनेस जो है वो मैंने जारी और सारी रखा। मैंने शोबिज से अपने किचन को कभी भी चलाना नहीं चाहा ना। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, लोग कहते हैं 40,000 का बिल आ गया, 60,000 का बिल आया, अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने वापडा कभी 30,000, कभी 15,000, कभी 20,000 का मेरा मकरूज होता है। वाह। तो ये सब फिर वही बात कि ये उसने रखा हुआ भरम है, ये सब तेरा करम है कि बात आज तक बनी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है नाम साहब, बहुत यूज़फुल बातें आप कर रहे हैं। मगर आज जो आपने दिलदार परवेज़ भट्टी साहब को ट्रिब्यूट दिया है, कहते हैं ना कि एक चीज़, एक वाकई एक इंसान वापस जाग उठा है। और छोटे छोटे ट्रिब्यूट इसलिए देने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम है, पाकिस्तान में उन्होंने बहुत काम किया है। और कहते हैं ना कि वो इस दुनिया में नहीं है मगर उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनका काम, उनकी यादें जो हैं वो आज भी वाबस्ता हैं। यानी अपनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान का सरमाया, जिन्होंने स्टेज पे, फिल्म पे, टीवी पे, रेडियो पे बहुत काम किया और अब एक बहुत मुख्तलिफ सा प्रोग्राम होस्ट करते हैं जिसका नाम है मेला। इनाम खान हमारे साथ हैं। इनाम साहब, मुझे ये बताएं कि इंस्पिरेशन होती है हर इंसान की, हर इंसान किसी ना किसी से इंस्पायर होता है, एक इंस्पिरेशन स्टोरी, एक रोल मॉडल लेके बचपन से चल रहा होता है। आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? अपनी धरती में या बॉर्डर पर? ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड। हकायक तो ये हैं हिना के मेरे ना अंग में, मेरे अंदाज में आपको हमेशा कॉमेडी नज़र आएगी, एक फुर्तीलापन नज़र आएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस एज में होके भी कोई हेजिटेशन नहीं होती। जैसे मेरे अंग अंग विच वो कहते हैं ना कि बिजली सी भरी, वो ये सब कुछ मुझे अगर मिला है तो अल्लाह बख्शे मुनव्वर ज़रीफ़ से मिला है। मुनव्वर ज़रीफ़ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ उर्दू या पंजाबी बोली जाती है सबसे बड़ा कॉमेडी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम। उनको देख के मुझे ये था कि मैंने मुनव्वर ज़रीफ़ की तरह परफॉर्म करना है। फिर मुनव्वर ज़रीफ़ से पहले जो हीरोइज़्म होता है इंसान के अंदर कि यार मैं हीरो हूँ और मैंने हीरो बनना है, वो मैं, हालांकि लोग मुझे वहीद मुराद से मुशाबे करते थे कि वहीद मुराद, चूँकि मेरे बालों का स्टाइल शुरू से ये था, अब तो बाल कुछ नहीं रह गए, वरना ये वक्त था कि बालों में उंगलियां तो रह गई, कंघी फेरनी बहुत मुश्किल होती थी। अकमल मरहूम एक पंजाबी का बहुत बड़ा नाम था, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। आई लव अकमल। वहीद मुराद हैं। अब थोड़ा सा अगर हम अपने बॉर्डर पार चले जाते हैं तो कोई कुछ इसमें और नहीं, कोई आर नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। फनकार एक फैमिली होती है। दिलीप कुमार साहब की जब कुछ फिल्में देखता हूँ तो वो हकायक के, रियलिटी के इतना करीब होके परफॉर्म किया करते थे। अभी कल भी मैं उनका एक गाना, आजकल आपको पता है टिकटॉक का दौर है, फेसबुक का दौर है, यूट्यूब का दौर है, इंसान ने अगर अपने आप को ज़िंदा रखना है तो इन सब शोबों को साथ लेके चलना पड़ता है। मैं कुछ गानों पे उनकी परफॉर्मेंस देख रहा था ही ना, इस कदर नेचुरल, कोई बनावटीपन नहीं होता था। तो जब हम यंग हुआ करते थे तो उस वक्त ना अक्सर लोग मुझे मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी मिला दिया करते थे। अच्छा। कि इनाम साहब आप बिल्कुल वैसे लगते हैं। मैंने कहा नहीं यार, मैं जैसा भी हूँ मैं ऐसा ही ठीक हूँ। तो और इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहें। अच्छा, एक्टर हमेशा से अपने स्कैंडल से बहुत ज़्यादा फेम लेता है, ठीक है, और कंट्रोवर्सीज का भी शिकार होता है। कहते हैं जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगी लोग उतना ज़्यादा फॉलो करेंगे। एग्जैक्ट। आपके ज़माने में भी कंट्रोवर्सीज हुई और आप भी स्कैंडल्स का शिकार रहे। एक्चुअली वो दौर ही स्कैंडल्स का था। क्या दौर था वो? वो दौर ये था कि उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना मोबाइल्स फ़ोन पे वो इतना कुछ था, ना ये नेट था, ना यूट्यूब से कुछ भी नहीं थी। उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न था और अखबारात का दौर था। अखबारात पे जो बंदा अपने स्कैंडल्स को शाह सुर्खियों पे ले आता था वो बंदा हिट हो जाता। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अच्छा, मैंने कभी ये नहीं चाहा कि मैं स्कैंडल्स की जीनत बनूं, लेकिन जो हमारी फीमेल स्टार्स होती थी, देखे ना जो हमारे स्टार्स थे, मैं आपको बताऊं कि वसीम अब्बास, तौकीर नासर, आसफ रज़ा मीर और इनाम खान, हम ये अर्ली 80s के दौर में 4 हीरोज़ थे जिन्होंने लाहौर से अपना आगाज़ किया।
अच्छा, बाकी वसीम अब्बास और आसफ रज़ा मीर को अपनी फैमिली बैकग्राउंड का बड़ा एज सपोर्ट था। था, बड़ा एज था उन्हें। तौकीर नासिर माशाल्लाह और मैं, हम अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पे जितना, लेकिन वो भी बेसिकली तो फनकार थे, कितना ही क्यों ना एज हो, उस वक्त तक इंसान आम नहीं हो सकता, उस वक्त तक आम सरेआम नहीं हो थोड़ी सी सकता। कंट्रोवर्सी के बारे में बताएंगे, क्या हुई थी? अब स्कैंडल्स के हवाले से, हाँ। स्कैंडल्स के हवाले से 2 3 4 नाम हैं जो मेरे ऊपर थोपे गए। फिर उसमें यह था कि मैं भी चुप कर गया कि चलो यार, अगर हम अखबारात की जीनत बन रहे हैं तो बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। हाँ। तो बदनाम तो फिर हुए, लेकिन नाम बहुत हुआ। लेकिन उससे मैंने ये चीज़ें देखी हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी किन किन आर्टिस्टों के साथ माशाल्लाह मेरे पेयर्स जो हैं वो बड़े मशहूर हुए मकबूल थे। हुए। अमेरिका में सेटल हैं शहरिश खान, एक बहुत खूबसूरत और बड़ी प्रॉपर एक्टर थी सैरिश, उसके साथ बहुत से प्लेस किए। आरफा सिद्दीकी के साथ मैंने बड़े सीरियल्स किए और एक नाम उनके साथ मेरा बना। जैसे कपल्स होते थे फिल्मों में, कपल्स बन जाने, इस तरह फिल्मों में बन जाने। एक मोना सिद्दीकी, इस तरह के 3 4 और नाम थे। इनके साथ बड़ा काम किया और बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके। और फिर जब आप किसी के साथ ज़्यादा काम करते हैं ना, है ना, तो वही लोग फिर कुछ हकायक नहीं भी होते तो लोग उनको अखबारों की जीनत बना के जब हकायक का रंग देने की कोशिश करते हैं तो वो रंग नहीं रहता, बल्कि वो रंग विच भंग पै जाती है। तो इस तरह रंग में भंग बड़ी दफा पड़ी है। बहुत 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 खूब, बहुत खूब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस मीडियम में सबसे ज़्यादा आपको काम करना पसंद है? मतलब कि अगर हम स्टेज की बात करें, फिल्म की बात करें, ड्रामा की बात करें, होस्टिंग की बात करें और डांस की बात करें तो? सबसे पहले तो आगाज़ जो था हिना मेरा स्टेज पे था। हाँ। स्टेज पे बहुत काम किया। रफ़ी खावर, नन्ना मरहूम, उनके साथ, इरफान खोसट साहब के साथ, अली इजाज साहब के पास और अल्लन कमाल अहमद रिजवी साहब, इनके साथ हमने वापडा ऑडिटोरियम लाहौर और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल, जब 114 सीटों का हाल हुआ करता, ये बिल्डिंग का तो नामो निशान नहीं था दूर दूर तक, उन लोगों के साथ काम किया। बाकी फिर अमानुल्लाह और जितने भी इस वक्त आपके स्टेज के सुपरस्टार्स हैं, उन सब ने मेरे साथ और मैंने उनके साथ काम किया। ये तो था स्टेज। फिर जब स्टेज का रुख चेंज हो गया, जुगतबाजी मयार से भी गिर गई, तो फिर जितने भी परफॉर्मर थे वो सब लोग साइड पे हो गए और ये जुगतबाज जो थे ये फिर छा गए। उसके बाद फिर मेरा पीटीवी का दौर तो था ही था। आपको स्क्रिप्ट से कभी मसला हुआ था कि मैं इस स्क्रिप्ट पे काम नहीं करूंगा, या ये इस स्क्रिप्ट जो है वो अखलाकी कदरों से नीचे गए, मैं इस पे काम नहीं करूंगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उन्हें पता था कि ये जो आर्टिस्ट हैं, जैसे कि हमारे फरदौस जमाल साहब हो गए, राशिद महमूद हो गए, अशरफ खान साहब हो गए, मैं हो गया, खालिद भट्ट मरहूम, उनके साथ बहुत काम किया, वो हो गए। और हमारे जो इस वक्त सफ़े अव्वल के अदाकारों में वो इस तरह के रोल्स लेते ही नहीं थे, उनको दिया उस वक्त जाता था। लेकिन जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो स्टेज है ना ऐसा होता था कि फैमिलीज जाके बैठा करती थी। ये बाप बैठा साथ बेटी, बाप बेटी दोनों एंजॉय कर रहे होते थे। इधर माँ बैठा, उधर बेटा बैठा, कोई हेजिटेशन, कोई शर्म नहीं थी। वो बात ख़त्म हुई। उसके बाद फिर आ जाएं आप, टेलीविज़न का दौर आया। टेलीविज़न के दौर ने जो इज़्ज़त, जो शोहरत दी, मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद फिर एक नया मीडियम जो मैंने यूज़ किया, FM का। इस वक्त मैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान सरगोदा से मेरी 26 हाज़िरी हैं। मैं 26 प्रोग्राम करता हूं जो नहीं कर पाता अपनी मसरूफियत की वजह से। FM 101, FM 93 लाहौर से मैं प्रोग्राम करता हूं। FM 95 पंजाब रंग, हमारे पंजाब का सरकारी इदारा स्टेडियम, बहुत मशहूर है। और उसमें ख़ास तौर पे मेरा प्रोग्राम रौनक मेला जो था, वो लोग उसमें तो अब ये भी आ गया ना कि वो हमारे स्टूडियो में कैमरे भी लगे होते, लोग फेसबुक पे फ़ोटो भी देख रहे होते थे, बल्कि मूवी देख रहे होते। इसने जितनी मुझे शोहरत दी FM ने, ये एक दोबारा से खोए हुए इनाम खान को दोबारा लोगों के दिलों में, जहनों में मेरी आवाज़ ने जादू जगाया। अब देख लें आप, माशाल्लाह ये चारों मीडियम्स ऐसे हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। जितना भी दिया है ये मेरे रब की अता है। वाह। सबसे ज़्यादा किस एक्ट्रेस के साथ काम करना मुश्किल था? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। 2 एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनके साथ काम करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल रहा, लेकिन उसके अलावा बड़े से बड़े अदाकार जो सीनियर्स भी हैं और अल्लाह पाक ने उनको नाम भी दिया, जिनमें आबिद अली हो गए, अपना फरदौस जमाल साहब हो गए। ये मेरे से एक हमारी एक पीढ़ी जिसे कहते हैं ना, एक पीढ़ी हमसे सीनियर थे। औरंगज़ेब लगारी, आबिद अली, ख़याम सरहदी साहब इनसे भी ज़रा सीनियर थे, फरदौस जमाल, ये सब वो लोग थे
जिनके साथ काम करके हमें बिल्कुल ऐसे ही लगता था जैसे हम कर रहे हैं। बाकायदा ये हिना एक फाइट होती है फनकार की, एक दंगल होता है एक दूसरे का। अब उसमें हमने को कुसुनमुखी तो होना नहीं होता, लेकिन परफॉर्मेंस से अगर फ़र्ज़ करें कि मेरा जो सामने वाला स्टार है वो एक पिच पे आके मेरे साथ बोल रहा है, मुझे शाउटिंग कर रहा है, तो अगर मैंने भी उसी तरह उसे शाउटिंग करना शुरू कर दी, फिर उसकी शाउटिंग में और मेरे एक्सप्रेशन में तो कोई फ़ायदा ना रहा, कोई फ़र्क ना। अब वो ऊंचा बोल रहा है तो मैंने उसे धीमे लहजे में उसे ज़ेर करने की कोशिश करनी। उसने देखा यार ये तो मुझे ले गया, अब उसने दूसरा पैंतरा मारना, उसने और ये एक है इसमें अदायगी का असर, जिस तरह से हमने एक दूसरे के साथ मिलकर परफॉर्म करना होता है। आपने जो सवाल किया था कि कौन सी अदाकारा है, दो अदाकाराओं का, एक खालदा रियासत, ठीक है, और एक बहुत बड़ा नाम इस वक्त, ये दोनों हमारी ज़िंदगी में नहीं है, खालदा रियासत और ताहिरा नकवी। ताहिरा नकवी के साथ एक मेरा लॉन्ग प्ले था, छोटी सी गुड़िया। आप तो उस वक़्त बहुत ही छोटी होंगी और हो सकता है ना भी पैदा हुई हो। उसमें उसका एक फ़िक्रा हुआ करता था कि छोटी सी गुड़िया छोटी रह गई, मम्मा की गोद में सोती रह गई। उस वक्त का बड़ा खूबसूरत, वो एक नॉर्मल सी बच्ची होती है। इन दो लोगों के साथ खड़ा होना मेरे लिए मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा डायरेक्टर या मेरा प्रोड्यूसर पैनल से नीचे उतरता था तो उन लोगों के सामने वो मेरे जब कंधे पे थपकी देता था तो बड़ा अच्छा लगता। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब कि आपसे ऑटोमेटिकली इतना सीखने का मौका मिल रहा है। ऑटोमेटिकली आप जैसा कह रहे हैं ना कि मैं अपना पैंथरा बदल देता था, मैं कैसे ज़ेर करता था, तो ये चीज़ें ना बहुत लर्निंग है क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस से आती हैं। तो यहाँ लेनी हमने छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो सेगमेंट है किचन का वो एक बहुत वर्सेटाइल है, बिकॉज़ हम रोज़ाना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा अच्छा घर में खाएं और बनाएं भी। तो मैं करूँगी ज़ुफ़िशा को। ज़ुफ़िशा, ओवर टू यू। आज आपने क्या बनाया है? आज मैंने बनाया है स्टीम चिकन बनाया है, साथ में मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए हैं। तो ये बिल्कुल ऑयल फ्री है। जैसे अभी गर्मी है तो वो बड़ी हैवी चीज़ें आप खा भी नहीं सकते, खा लें तो तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये बिल्कुल ऑयल फ्री है और ये स्टीम के साथ बना है। आप खाएंगे तो बिल्कुल भी बर्डन नहीं आएगा। आपको एक रेसिपी भी हमें बता दें। ठीक है। इसके अंदर मैंने विनीगर, सोया सॉस, चिली सॉस और इसके अलावा ऑयल, कुछ स्पाइसेस जो नॉर्मल हमारे किचन में स्पाइसेस होते हैं वो सारे स्पाइसेस और योगर्ट मिक्स करके उसकी एक हमने सॉस बनाई है। उसमें हमने चिकन को मैरिनेट कर लिया। ओवरनाइट हो जाए तो वो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। ये बिल्कुल थोड़े टाइम में हमने किया है और उसके बाद हमने इसको चूल्हा जलाया है और ऊपर रख दिया है। ये चिकन ने अपना पानी, दही ने पानी जो रिलीज़ किया है उसी में ये पक गया है। वेरी नाइस। फ्राइज़ बनाया है साथ में और फ्राइज़ के ऊपर हमने हल्का सा तिक्का मसाला डाल दिया है ताकि थोड़ा स्पाइस भी आ जाए। तो ये बिल्कुल ऑयल फ्री। तो ज़ुफ़िशा, आप कहाँ की जॉब भी करती हैं? जी, मैं जॉब करती हूँ। मैं डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में एज अ शेफ़ और GM मैनेजर के तौर पे मैं हेड करती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये भी एक हमारी ना ख़वातीन की वुमेन एम्पावरमेंट है। हम चाहते हैं कि हमारी तमाम ख़वातीन जो हमारे सेट पे हैं वो कुछ ना कुछ ज़रूर करें, करती रहे। हिना, आपने अब किचन के करीब मुझे बिठा दिया। चूल्हे की तपिश और पैन के ढक्कन से निकलती हुई भाप और उस भाप से फैलती हुई पूरे सेट में खुशबू, सुभान अल्लाह, इसने एक भूख का नया ही अंदाज पैदा कर वो दिया। अंदाज जो है अभी हम आपको उस अंदाज को दिखाएंगे भी और चखाएंगे भी। अच्छा, सिर्फ दिखाएंगे चिखाएंगे नहीं, बल्कि मुझे तो भूख लगी, खाएंगे भी। चलिए मैं बिल्कुल मैं आपको ये सर्व करती हूँ। सबको इतने इसने ना कितना खूबसूरत तरीके से डिश आउट किया है। माशाल्लाह, वी माशाल्लाह, लव इट। अच्छा देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना कि इसे आप क्या कहते हैं कि डिश आउट करते हुए इसे बनाना, फिर पकाना, पकाने के बाद संवारना और संवारने के लिए फिर इसे इस तरह से पेश करना। देखिए ना, अब ये जो क्या कहती हैं आप, फ्रेंच फ्राइज के ऊपर ये ग्रीन चिली और ये सब कुछ, ये एक खूबसूरत रंगों का इंतजाज है। और हिना, रंग ही तो जिंदगी है। हाँ, तो आप इसीलिए आज धनक पे तो बैठे हुए हैं क्योंकि वहाँ हैं बहुत से रंग। और धनक में 7 नहीं बल्कि 7 दूनी 14 रंग। 14 रंग है। सर, आप प्लीज इसको ट्राई करें और आप बताएं आपको कैसा लगा। तो ज़ुफ़िशा, इतने ज़बरदस्त तरीके से आपने इसको डिश आउट किया। अच्छा, सबसे ज़रूरी होती है प्रेजेंटेशन, ऐसा ही है ना? बिल्कुल प्रेजेंटेशन जी, ज़रूरी बिल्कुल होती है। एग्जैक्ट वही बात मैं करना चाह रहा था। प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। ले जी, अच्छा जी, अब हम इसे चखेंगे। जी ज़रूर। और चखने के बाद फिर हम बताएंगे कि जायका लाजवाब है। इससे तो पहले ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इजाजत है? नहीं सर।
वाह क्या बात है, खाते ले पर चस बड़ी आई है। अच्छा लगा आपको? बहुत मजा। अच्छा इनाम साहब मुझे बताएं कि किचन में कभी जाते हैं आप? इना हकीकत तो ये है कि कभी जाने को दिल नहीं चाहा, ना ही मुझे मौका दिया गया कि मैं किचन में जाऊं। लेकिन जिन दिनों मैं ग्लासगो था, वहाँ चूंकि आपको पता है ना कि सब कुछ करना धरना खुद ही पड़ता था, वहाँ मैंने सिर्फ एक डिश बनानी सीखी जो सबसे सौखी थी, मशरूम आमलेट। और वो मशरूम आमलेट इतना मज़े का बनता था, इतना मज़े का बनता था जिसकी हद कोई नहीं। एक बात आपको और बता दूं, जब कभी देखो ना कि घर के किचन में बेहंगम सा बर्तनों का शोर है, तो सब घर वाले सो चुके हैं, सुबह माई ने आना है, तो वो बेहंगम पड़े हुए बर्तन बेतरतीब से अच्छे नहीं लगते। इधर उधर देखता हूँ, मुझे देख तो नहीं रहा, मैं चुप करके पांडे तो देना। सुबह उठ के देखते सारे हैं, ये क्या हुआ, मैंने नहीं पता क्या हुआ। तो ये एक अच्छा जेस्चर है। अच्छा क्या बना लेते हैं मशरूम ऑमलेट के अलावा? बस कभी और कुछ नहीं? कभी खाना हेल्प कराइए अपनी बेगम की कभी किचन में? अच्छा क्या बना लेता हूँ, कोई नाराज हो जाए तो उसको बहुत प्यारे तरीके से मना लेता हूँ। तो यही मेरी जिंदगी और यही मेरी जिंदगी का राज है। कभी किसी को नाराज नहीं होने देता, क्योंकि है ना ये 4 दिन की जिंदगी है, हंस लें, खेल लें और मौज उड़ाए। ये 4 दिनां दा सिलसिला बाज़ औक़ात ना बात करते करते जब याद आ जाता है कि वाकई ये 4 दिनों ही की तो ज़िंदगी है ना, हंसें खेलें। सही बात है। बस ये सारा अच्छा मुझे बताएं, मोहब्बत एक बार होती है बार बार होती है? इस बात पे शायद आप मुझसे नाराज़ ना हो जाएं, मोहब्बत बार बार होती, जो कहे ना कि एक बार होती, मैं नहीं समझता। क्योंकि देखें मोहब्बत आप है ना, आपके लिए मेरे जहन में बहुत प्यार होगा, बहुत मोहब्बत होगी, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है, वो प्यार हम उसे कहेंगे। अब उधर है कोई, उससे भी मुझे मोहब्बत होगी, उसकी मोहब्बत का और एंगल होगा। माँ बाप से मोहब्बत होती है, बच्चों से मोहब्बत होती है, प्यार आप कहेंगे जी मेरा, हालांकि सबसे ज्यादा मेरा आदल था, लेकिन मुझे सब बच्चों से प्यार है। एक बेटी के बाद अल्लाह पाक ने 6 बेटों से नवाजा, सबसे ज्यादा प्यार बेटी से होना चाहिए, लेकिन सबसे है। और फिर सबसे बड़ी बात, कौन कह सकता है कि प्यार एक बार होता है? नहीं, प्यार बार बार होता है। रब की ज़ात से प्यार है, उसके महबूब से प्यार है, और उसके महबूब की उम्मत से प्यार है। वाह। तो प्यार बार बार होता है, एक बार नहीं। आपने अपने बेटों की बात की, तो आपका बेटा आमिर जो है वो भी आपके दिल के इतने करीब है? बच्चे तो देखें जैसे मुर्गी अपने पंख के नीचे, तपिश हो, सर्दी हो, सर्द हवाएं चलें, गर्म, अपने पंख के नीचे सारे बच्चों को ले लेती है। तो मेरे सारे बच्चे इसी तरह ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर जो है वो ज़रा इन सब बच्चों से ना मुख्तलिफ नेचर का है। वो बिल्कुल खामोश तबाह है, चुप रहता है, अपने काम में मगन है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब उसका कज़न उसे यहाँ एक अमेरिकन फर्म में जॉब दे के गया, तो उस वक्त एक वो सिंपल सी जॉब थी, उसे ये कह के गया था, ख़ुद वो अमेरिका कंट्री हेड है उस कंपनी का, कि अगर आमिर मेहनत करोगे तो मेरे मुकाम पे भी आ सकते हो। और उस बच्चे ने, जिसका नाम आमिर अजीज़ ख़ान है, उसने इतनी मेहनत की ही ना, इतनी मेहनत की कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने ऑफिस में मुनफरद हैसियत रखता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उससे बात करते करते ना वो मुझे कैलकुलेट नहीं हो रहे थे लफ्ज़, कि जब मैं कह रहा था कि ज़िंदगी 4 दिनों की, हंस लें खेल लें, ये 4 दिना दी ज़िंदगी है, तो इस तरह इसे गुआना नहीं चाहिए, कुछ ऐसा कर जाएं कि आपको लोग याद लोग रखें। याद हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कोल होवें ते हसन लोकी, दूर होवें ते रोन। ये बात भी एक इसी तरह की, जब आप पास हैं आप खुशियां बांटें, तकसीम, आप ना हो तो लोग आपको याद करें। ये बातें मैं अब बातों में लगा दिया, मुझे नहीं, भूख लगी हुई है ना। खाएं आप खाएं। अच्छा जी, मेरा ख्याल है और इसमें मुझे ये देखना होगा थोड़ा सा, आपका कौन सा फेवरेट पीस होता है? वैसे तो बोनलेस, हाँ जी, वो ज्यादा वो आसानी से खा लेते हैं। क्या बात, अब फिर बातों की एनर्जी आगे, फिर बात करते अच्छा, आपकी पर्सनालिटी इतनी अपडेटेड है, यू नो, वेयरिंग अ वेरी नाइस अटायर, और क्या गैजेट्स और क्या गाड़ी, घर भी उतना ही अपडेट है? जो मेरी ज़ात तक चीज़ है ना, वो तो वाकई हर चीज़ अपडेट है। घर की मिसाल दे दूं आपको, माशाल्लाह घर बिल्कुल, ड्राइंग रूम है तो आपको हर वक्त लगेगा कि एक सजा हुआ और नीट एंड क्लीन ड्राइंग रूम है। टीवी लॉन्ज है, उसकी अपनी मिसाल है। हम सबके बच्चों के बेड्स हैं, वो अपने अपने हर चीज़ तरतीब के साथ है। गाड़ी की, बच्चों में ज़रा ना, आपको पता है थोड़े से बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं ना, लेकिन मैं
गाड़ी भले मेरी बड़ी हो, जो गाड़ियाँ चेंज होती रहती हैं हालात व वाक़यात के। पिछले दिनों क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी तो बड़ी गाड़ी बेच के वो भी इन्वेस्ट कर दिया, अल्लाह मियाँ ने और दिया, फिर और ले ली। जो 2-3-4 गाड़ियाँ मेरी फैमिली के पास हैं, उनमें से सबसे साफ़ सुथरी गाड़ी जो है वो मैं अपनी ही रखता हूँ। और बाकी ड्रेस की बात रहेगी, ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है, तो साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, अच्छा रहना, ये मेरी नेचर में चीज़ शामिल है। आप अच्छे रहेंगे तो किसी को अच्छा दिखाई देंगे ना। बेस्ट राइटर? हमारे सरगोदा से एक बहुत अच्छे राइटर हैं खुदाबख्श साजिद, उनकी बड़ी अच्छी तैयारी। वैसे तो देखिए अगर माजी में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े आपकी राय मेरी राय आपके के मुताबिक? साथ, हाँ, खुदाबख्श साजिद। फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्टर बेसिकली 2 बातें करूँगा। अगर बीइंग अ मैन इंसानियत के हवाले से आप किसी एक्टर की बात करेंगे तो कभी खान से बढ़कर कोई आदमी। बेशक बेशक। एज अ परफॉर्मर बात करेंगे तो फरदौस जमाल से बड़ा कोई। वाह, अच्छा ये भी आपने अपने माइंड में सोच के रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपका फेवरेट ड्रामा जिसमें आपने काम किया हो? बहुत से ड्रामाज में काम किया मगर ऐसा जो आपके दिल के करीब है? बिल्कुल सही। जिस ड्रामे ने आज तक इस बुढ़ापे में भी उन यादों को लोगों की निगाहों से या उनके जहन से नहीं छीना, वो है चानन ते दरिया। ये 82 का ड्रामा था, चानन ते दरिया। मुस्तनसर हुसैन तारड़ का ये लिखा हुआ था। खालिद महमूद जैदी एक लेजेंड डायरेक्टर थे, उन्होंने इसे डायरेक्ट किया था। उस वक्त के सुपरस्टार सजाद किश्वर, औरंगज़ेब लगारी और ये सब लोग, वसीम अब्बास, शकीला कुरैशी फर्स्ट टाइम उस ड्रामे में मेरे साथ आई थी। उनके बाल जो थे वो इतने इतने लंबे। उस ड्रामे में मेरा पीरे का रोल था, पीरा दित्ता। गांव का मैं एक गरीब घराने का एक मैं तालिब इल्म होता हूँ, मुझे पढ़ाई का शौक़ होता है। मैं गांव में या स्कूल में पीरा देता होता हूँ। जब मैं सरगोदा या बड़े शहर में मैं कॉलेज में दाखिला लेता हूँ तो मिस्टर पैरी बन जाता हूँ। ओह माय गॉड, बड़ा खूबसूरत ड्रामा था वो। मैं आज तक नहीं भूला और भूल लोगों सके। को आज भी अगर याद आता है पूछते यार वो केड़ा इनाम खान। मेरी 2 पहचाने हैं, हाँ। एक वो पीरा देता, हाँ। एक केड़ा इनाम खान वो सरगोदे वाला। थैंक यू सो मच आपके आने का और अपना टाइम देने का, बहुत सी बातें, बहुत सी यादों को ताज़ा करने के लिए। और आप इस तरह पाकिस्तान का नाम है, मुस्तकबिल हैं, और हम चाहते हैं कि इस तरीके से ही जिस तरह आप कर रहे हैं काम, वो हम आगे पिछली जनरेशन या अगली जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन होगी। मेरी दुआ है कि मेरा परवरदिगार मुझे और मुझ जैसे उन तमाम फ़नकारों ने जिन्होंने 5 दहाइयाँ इस टेलीविज़न पर राज किया, स्क्रीन पर राज किया, उनको उम्र के उस हिस्से तक काम अता होता रहे, क्योंकि जब काम मिलता रहता है तो इंसान बूढ़ा नहीं। आमीन इलाही आमीन। एंड थैंक यू सो मच ज़ुल्फ़िशा, थैंक यू सो मच आपके आने का और हमें मज़ेदार किस्म की डिश खिलाने का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम जो है वो अब ख़त्म हुआ। कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। देखते रहिए, पसंद करते रहिए धनक।